एवरीवन, हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रकूट वंश से शुरुआत करेंगे। देखो, जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसकी जो शुरुआत की थी, जो फाउंडर थे इसके, उनका नाम था दंती दुर्ग और उन्होंने 736 एडी में इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। जो नासिक था, मतलब वर्तमान समय में नासिक कहाँ गिरता है, तो हमारा जो महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें नासिक गिरता है। जो वर्तमान में जो महाराष्ट्र में नासिक जगह गिरती है वो उस समय में राष्ट्रकूट डायनेस्टी की कैपिटल थी। देखो, मैप के थ्रू देखते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी कहाँ पर थी। तो ये देखो, ये कौन कौन से किंगडम्स किस किस एरिया में फैले हुए थे उनका मैप है। तो देखो, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी है और यहीं पर हमारा वर्तमान का महाराष्ट्र है, कर्नाटका वाला एरिया आता है। तो यहाँ पे जो नासिक है वो उनकी राजधानी थी। ये गुर्जर प्रतिहार वाला एरिया है और इस एरिया में यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है पाल वंश, वो बंगाल में फैला हुआ था पाल वंश। यहाँ देखो, ये कलिंगा है जिसके लिए अशोक ने युद्ध किया था और लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया था। उसके बाद में उन्होंने हथियारों को त्याग दिया था। नीचे दिखा रखा है, देखो साउथ में जो डायनेस्टी जो डेवलप हुई थी उनमें स्पेशल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है चोल डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी या फिर चेर या फिर केरला डायनेस्टी। चेर डायनेस्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखो, ये अलग अलग डायनेस्टी थी, उनका कौन कौन सा किंगडम कहाँ तक उनका फैला हुआ था ये दे रखा है मैप में। तो इस मैप को आप अच्छे से व्यू करना, जिससे आप कई क्वेश्चंस के इजीली क्या दे सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बता दिया गया है कि उसके फाउंडर कौन थे, कब की इसकी स्थापना कब की थी, नासिक उनकी राजधानी थी और इस डायनेस्टी में 14 किंग्स हुए थे, ये बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये हमें ध्यान होने चाहिए। आगे इसमें बोला गया है कि जो इसका फाउंडर था दंती दुर्ग, वो खुद क्या था, वाटापी के जो चालुक्य थे ना, वाटापी जगह है, वहां के जो चालुक्य थे उनका सामंत था। बाद में उसने क्या किया कि साउथ में जो चालुक्य थे उनको हरा करके, चालुक्य का राजा था कीर्तिवर्मन सेकंड, उसको हराया और खुद राजा बन गया। इस राजवंश में, मतलब जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसमें जो कृष्णध्वज था उसने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था एलोरा में। फिर ध्रुव राजा होता है, ध्रुव राजा जो है उसने गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया था। इसके बाद में क्या, ध्रुव इनका 4th नंबर का राजा था इस डायनेस्टी में, उसने गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया था। और 5वें नंबर का जो राजा हुआ था वो हुआ था गोविंद थर्ड। उस गोविंद थर्ड ने गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड को हराया था और पाल किंग धर्मपाल को भी हराया था। देखो, पाल वंश, ठीक, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच में किसके लिए, कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए तीनों में त्रिकोणात्मक संघर्ष चला था लगभग। तो ये तीनों ही, अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिकोणात्मक संघर्ष कौन कौन से वंश के बीच में चला था, तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। आगे इसमें बताया गया है कि देखो, जो गोविंद थर्ड था उसने इनको हरा दिया और उसने अपना जो राज्य है, राष्ट्रकूट राज्य साम्राज्य जो है, उसको मालवा रीजन से कांची तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। देखिए, जो कांची जो जगह है वर्तमान का जो तमिलनाडु है उसमें गिरती है ये जगह। आगे इसमें बोला गया है, बताया गया है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी में जो 6ठे नंबर का जो राजा था उसका नाम था अमोघ वर्ष और वो बहुत ही शांति प्रिय आदमी था और उसने 64 साल तक लगभग रूल किया था। ये जो अमोघ वर्ष है उसने अपनी राजधानी, राष्ट्रकूटों की राजधानी किसको, मान्यखेत या फिर मलखेड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। एक अरेबियन ट्रेवलर आया था जिसका नाम था सुलेमान। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि सुलेमान कहाँ का यात्री था, तो अरब का यात्री था और भारत में विजिट करने आया था। उसने अमोघ वर्ष को पूरे विश्व के 4 जो महानतम राज्य थे, मतलब उस समय जो 4 महानतम ग्रेटेस्ट किंग थे उनको उनमें से एक बताया था अमोघ वर्ष को।
आगे इसके राजा होते हैं कृष्णा थर्ड, इंदिरा थर्ड। उन्होंने महिपाल को हराया था। महिपाल कौन था? पाल वंश का राजा था। और बाद में वो लोग कहाँ के राजा बन गए? कन्नौज के। मतलब महिपाल, पाल वंश का वहां शासन था कन्नौज में। महिपाल को हरा देते हैं राजा, उनको भगा देते हैं और फिर कन्नौज में किसके? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। इनका जो 12वां राजा था कृष्णा थर्ड, उसके समय में राष्ट्रकूट जो वंश था उसका चोल डायनेस्टी के लोगों से साउथ में युद्ध करना, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। बाद में क्या होता है कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसको चालुक्य, कल्याणी के जो चालुक्य हैं वो उनको उखाड़ देते हैं। मतलब ये राष्ट्रकूट वंश खत्म हो जाता है। चालुक्य किंग था जिसका नाम था तिलापा, उसने इनके राजा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो राजा था कर्क सेकंड, उसको हरा दिया था और मान्य खेत पर खुद का कंट्रोल कर लेता है। कौन? चालुक्य राजा। आगे इसमें बोला गया है कि राष्ट्रकूट जो राजा थे ना, वो हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे और इसके अलावा उन्होंने कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर को, मतलब इस साहित्य को बहुत ज्यादा नर्चर किया था, मतलब संरक्षण दिया था। अरेबियन जो लोग हैं वो इस डायनेस्टी के लोग को क्या बोलते हैं? बलहारा बोलते हैं या बलराज के नाम से, बलराजा के नाम से जानते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी को बलहारा या बलराज के नाम से कौन बोलते थे, तो अरेबियंस बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे इसमें गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। देखो, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है उसको स्थापना की थी, नागभट्ट राजा हुआ था। उस नागभट्ट ने 725 एडी में की थी। आगे इसमें बोला गया है कि जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश था उसकी शुरुआत गुर्जर राज्य से हुई थी। कहां से हुई थी? गुर्जर राज्य से हुई थी। इसीलिए इस वंश को क्या बोला गया? गुर्जर प्रतिहार। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार क्यों बोला जाता है, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वंश की शुरुआत कहां से हुई थी? गुजरात राज्य से हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इनका जो नागभट्ट प्रथम था ना, वो बहुत ज्यादा ब्रेव था। उसने अरेबियंस के द्वारा जो भारत पर बार बार आक्रमण हो रहे थे उनको कन्फ्रंट किया था, मतलब उनको रोका था और भारत में घुसने से अरबी लोगों को रोका था। आगे इसमें बोला गया है कि जो वत्सराज जो राजा था, पहली बार जो इनका वत्सराज राजा हुआ, उसने पहली बार एम्परर की उपाधि ली थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले एम्परर की उपाधि कौन से राजा ने ली थी, तो वत्सराज राजा ने ली थी। आगे बोला गया है कि वत्सराज का बेटा हुआ था नागभट्ट सेकंड। उसने गंगा वैली, गंगा की जो घाटी है वहां पर आक्रमण किया था 816 एडी में और कन्नौज को ग्रहण कर लिया, उसको अपनी राजधानी बना लिया। देखो, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार के बीच में, तीनों वंशों के बीच में कन्नौज के लिए काफी संघर्ष हुआ था। नागभट्ट सेकंड जो है वो राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड राजा होता है राष्ट्रकूट, उसके द्वारा हरा दिया जाता है। और लेकिन फिर भी क्या होता है, हरा तो दिया जाता है कन्नौज से, लेकिन फिर भी कन्नौज पर उसके जो आने वाले जो राजा है वो रेगुलर राज कर रहे होते हैं। 1018 1019 तक रेगुलर किनका राज रहता है? गुर्जर प्रतिहार लोगों का राज वहां रहता है। आगे भोज राजा फर्स्ट के बारे में बताया गया है। वो इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर था और उसको किस नाम से भी जाना जाता है? भोज राजा को मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि भोज को किस नाम से भी जाना जाता है, तो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। नागभट्ट सेकंड का वो पुत्र था। देखो, अरेबियन ट्रेडर आया था सुलेमान, वो किसके समय में आया था? विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम। किसके समय में आया था? नागभट्ट सेकंड के समय में आया था। इसके बाद में राजा बनता है महेंद्रपाल। कौन बनता है? महेंद्रपाल, जो किसका? राजशेखर, मतलब दरबारी कविता राजशेखर, उसका संरक्षक और उसका शिष्य था। तो राजशेखर कौन था? राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक एक स्पेशल एक प्ले का कंपोज किया था, प्ले को रचित किया था। तो देखो, अगर क्वेश्चन आए कि राजशेखर की स्पेशल कृति का नाम बताओ, उन्होंने कौन सी क्रिएशन की रचना की थी, तो कर्पूर मंजरी उसका नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें ध्यान रखना है। महेंद्र का जो बेटा है ना महिपाल, उसको बुरी तरीके से हराया गया था राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड के द्वारा।
महिपाल के समय में, महिपाल जब राजा बनता है गुर्जर प्रतिहार में, उस समय में गुर्जर प्रतिहार वंश का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और उसके बाद में अनेक राजा होते हैं, जैसे भोज सेकंड, विनायक पाल, महेंद्र पाल सेकंड, देवपाल, महिपाल सेकंड, विजयपाल। ये जो लोग हैं वो 1013 तक लगभग जैसे तैसे करके क्या करते हैं, अपना मतलब साम्राज्य को बचाए रखते हैं। और जैसे ही महमूद गजनवी का आक्रमण होता है भारत के ऊपर, देखो महमूद गजनवी जो टर्की का राजा था और वो लगभग 1001 से ही उसने भारत पर इन्वेजन करना, आक्रमण करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1025 के समय में वो अच्छे से आक्रमण करता है और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूट करके ले जाता है। उस समय में यहाँ का राजा था राज्यपाल, राज्यपाल यहाँ का राजा था। और जैसे ही महमूद गजनवी का आक्रमण होता है वो वहां से भाग जाता है, बिना लड़े ही भाग जाता है और बाद में महमूद गजनवी की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब महमूद गजनवी तो चला जाता है। अब जैसे ही महमूद गजनवी गया, उसके जो पड़ोसी जो राजपूत रूलर्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनको इस चीज से चिंता होती है, परेशानी होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही महमूद गजनवी वापस चला जाता है तो राजपूत राजा मिलके उस राज्यपाल को पकड़ते हैं और चंदेल राजा गन, कलिंजर का राजा होता है गन और चंदेल राजा है एक, ठीक है, इन सब ने मिलके उस राजा को खत्म कर देते हैं और उसका जो सिंहासन था उसको खुद ग्रहण कर लेते हैं। अब आगे बताया गया है कि जो, एक सेकेंड, कन्नौज में इसके बाद में गहड़वाल वंश की शुरुआत हो जाती है। गहड़वाल जो राजपूत राठौड़ वंश के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। और गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो 11वीं शताब्दी के दूसरे क्वार्टर में लगभग खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो गुर्जर प्रतिहार की जो लाइन है ना वो ये है कि उन लोगों ने काफी समय तक अरेबियंस को इंडिया में अलाउ नहीं किया था, मतलब उनके इन्वेजन को रोका था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है गुर्जर प्रतिहार के बारे में। आगे इसमें चोल डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। नर्दन चोल रीजन, मतलब उत्तरी जो चोल रीजन था उसमें चोल डायनेस्टी डेवलप हुई थी। देखो साउथ में 3 मेजर स्टेट डेवलप हुए थे प्राचीन समय में, जिनका एक तो चोल थे, उसके अलावा 2 जो थे उनका नाम है पांड्या और चेर, या चेर को केरला के नाम से भी जाना जाता है। देखो अभी हमने जब स्टार्टिंग में मैप देखा था तो इन तीनों का हमने जो किंगडम रीजन था वो हमने देख लिया था। देखो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, शिलालेख होते हैं, गुहालेख होते हैं। अभी शिलालेख गुहालेख क्या होते हैं, प्राचीन समय में राजा लोग अपने बारे में बताने के लिए अपने अनुयायियों से ऐसी बात लिखवाते थे। उनके कोई भी, जैसे उन्होंने कोई लॉ पास किया तो उनको पत्थर पर लिखवा देते ताकि जनता उन सबको देख सके। अब इन्हीं ये जो वो लोग तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो लिखे गए लेख हैं पत्थरों के ऊपर, क्योंकि पत्थर के ऊपर जब आप कुछ लिखते हो, उनको पत्थर के ऊपर पेन से नहीं लिखा जाता था, पत्थर से उनकी खुदाई की जाती थी, उन अक्षरों की खुदाई की गई है पत्थरों के ऊपर। तो वो लोग चले गए, लेकिन पत्थरों के ऊपर उन्होंने जो लेख लिखे थे वो अभी तक हैं। उन लेखों से ही ये पता चला है कि जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उससे ये पता चला है कि अशोक का जब राज्य था ना, मौर्य साम्राज्य, उस समय में ये क्षेत्र जो था वो इंडिपेंडेंट था, मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में डेवलप था। जो चोल रीजन में जो लोग रहते हैं वो तमिल भाषा बोलते हैं और उन्होंने तमिल लैंग्वेज के लिटरेचर को काफी हाई क्वालिटी दिया था। जो कुलर है, कुलर एक वहां का ग्रंथ है, वो थिरुवल्लुर के द्वारा, किसके द्वारा, थिरुवल्लुर के द्वारा कंपोज किया गया था। और ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि उन्होंने किस तरीके का डेवलपमेंट किया था लिटरेचर में। ठीक है, तो देखो कुलर इंपोर्टेंट एक कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ग्रंथ है, और थिरुवल्लुर के द्वारा उसको कंपोज किया गया था। तो ये भी देखो, बुक्स के नाम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आए हैं, उनके लेखकों के नाम है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोर्ड का एग्जाम ले लो तो 2 नंबर में वो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हुई, तमिल में कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हुई, ऐसे पूछ लेंगे। या अगर
कंपटीशन एग्जाम जैसे आरपीएससी का कोई एग्जाम होता है, आरएएस का ही एग्जाम मान लो, तो आरएएस का जब मेंस का एग्जाम होता है ना, तो उस मेंस के एग्जाम में क्या होता है कि 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाएगा कि चोल डायनेस्टी ने लिटरेचर को किस तरीके से बढ़ाया। तो अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उस चीज को लिखते हैं तो हमें 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी बंदा कुछ काट नहीं सकता आपका। अगर आपने गलत लिखा है तो आपको 0 मार्क दिए जाएंगे, रिवार्ड होगा, और अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो 2 नंबर आपका रिवार्ड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जैसे आरएएस प्री हो गया, या फिर टीचर के लिए कोई भी एग्जाम हो रहा है, पटवार हो रहा है, उसमें क्या कर देंगे, बुक का नाम दे देंगे, फिर उसके ऑथर के नाम 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे किसने लिखी थी। तो इसलिए मैं बार बार बुक्स और उनके जो ऑथर हैं उनको बार बार मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप उनको अच्छे से याद रख सको। आगे इसमें बोला गया है जी कि जो कराईकल लगभग 100 एडी के समय में चोल डायनेस्टी का ये पहला राजा था। कराईकल 100 एडी के समय में ये राजा हुआ था और चोल डायनेस्टी का पहला राजा था। उसने क्या किया था कि पुहार और पुगर टाउन में, या तो उसका नाम पुहार भी हो सकता है या पुगर टाउन भी हो सकता है, वहां पर इस वंश की क्या फाउंडेशन को डाला था। और सिंगलाज जो लोग थे उनके खिलाफ उसने युद्ध लड़ा था। कावेरी नदी के किनारे एक बहुत बड़े डैम का निर्माण करवाया था। कहां से करवाया था? सिंगलीज में जो प्रिजनर्स थे उनको उस युद्ध के बाद में जो सिंगलीज के जो प्रिजनर थे उनका यूज किया उस युद्ध के बाद में, और फिर उनसे एक बहुत बड़े डैम का निर्माण करवाया था। उसने जो चोलों की जो राजधानी है उसको उरुपुर से कावेरी पट्टनम ले आया था। उरुपुर टू कावेरी पट्टनम। चोल जो साम्राज्य है, चोल उसमें आगे एक राजा होता है जिसका नाम है विजयालया। विजयालया का जो सन है और सक्सेसर, मतलब विजयालया के बाद में उसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम है आदित्य। वो 880 से 907 एडी तक राजा बनता है और वो पल्लव किंग है अपराजित वर्मन राजा था। देखो साउथ के नाम है थोड़े से टफ नेम होते हैं। वो पल्लव किंग को हरा देता है और आदित्य का जो सन है, देखो इसमें क्या कर रखा है कि राजाओं के नाम दे रखे हैं। उस राजा ने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको हाईलाइट करती जा रही हूँ। ऐसे तो हर राजा और हर राजा का बेटा हुआ था उसको अपन याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। आदित्य का जो बेटा है परांटक जो राजा था, परांटका फर्स्ट, वो पूरी तरीके से पल्लव जो राजा थे उनकी पावर को पूरी तरह से क्रश कर देता है और क्या कर लेता है, वो मदुरई जो पंड्याज की राजधानी थी मदुरई, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है आदित्य का बेटा। अब इसमें एक राजा होता है चोल राजराज फर्स्ट। उसका जो टाइम पीरियड होता है 985 एडी से 1013 एडी तक। साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल राजा बनता है। पूरे मद्रास में मैसूर, कुर्ग और सिंगला द्वीप, मतलब श्रीलंका। देखो श्रीलंका का एक सिंगल द्वीप नाम है। और जब हम मौर्य डायनेस्टी हमने पढ़ी, तो जब वहां का राजा, श्रीलंका का एक राजा बनता है, मौर्य वंश जब हम पढ़ रहे थे, तो वो राजा अशोक को अपने यहाँ इनवाइट करता है कि आप हमारे यहाँ आए, लेकिन अशोक अपने बेटे महेंद्र को भेजता है। और उस समय एक नाम पढ़ा था हमने श्रीलंका का, तो ताम्रपर्णी। क्या नाम था? ताम्रपर्णी। तो देखो श्रीलंका के 2 नाम थे प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में, ताम्रपर्णी भी नाम था या सिंगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी चीजों को आपको याद रखना है। आगे इसमें बोला गया है कि देखो जो राजा हुआ था ना, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसने शिव टेम्पल, जिसको राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी कैपिटल तंजौर में ये शिव टेम्पल उसने बनाया था।
उसके बाद में उसका बेटा राजेंद्र फर्स्ट 1016 से 1044 तक राजा बनता है। उस राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी नेवल पावर को, मतलब नेवी जो थी, समुद्र में चलने वाली जो ताकत थी, जो सेना थी, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा था। इसीलिए उसने पेंगू, मर्तबान और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी जीत लिया था। आगे इसमें बोला गया है कि बंगाल और बिहार का जो राजा था उसके खिलाफ भी इसका युद्ध हुआ था। उसकी जो आर्मीज है वो कलिंगा तक पहुंच गई थी, गंगा तक पहुंचने वाली थी, और उड़ीसा वाला रीजन है, कोसल, बंगाल, मगध, इन सब पर उसने अधिकार कर लिया था चोल वंश के राजा ने। और अपनी इस जीत को उसने सेलिब्रेट करने के लिए उसने गंगई कोंडा की उपाधि धारण की थी, टाइटल लिया था, टुक द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंगई कोंडा का टाइटल किसने लिया था, तो राज चोल राजा हुआ था राज फर्स्ट, उसका बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, जिसने पाल वंश के राजा को हरा करके ये टाइटल लिया था। उसके बाद में उसका बेटा बनता है राजाधिराज। 1044 से 1054 एडी तक उसका शासनकाल रहता है। और वो क्या करता है, कोप्पम का एक बैटल हुई है, उसमें वो चालुक्य राजा के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाता है। लेकिन बाद में वीर राजेंद्र राजा बनता है। वीर राजेंद्र डिफीटेड द चालुक्य इन द बैटल ऑफ कुडल संगनम एंड अवेंज द अर्लियर डिफीट। ये जो इसका दूसरा बेटा होगा वीर राजेंद्र, वो क्या करता है, चालुक्य राजा हरा देता है राजाधिराज को। लेकिन जो वीर राजेंद्र है वो चालुक्यों को हराता है और पहली हार का बदला लेता है। आगे इसमें बताया गया है कि जो राजेंद्र है, जैसे ही उसने सक्सेशन किया, ए बैटल ऑफ सक्सेशन बिगेन अमोंग द चोलाज के बीच में भी राजा बनने के लिए युद्ध होने लग जाता है। और इस युद्ध के बाद में राजेंद्र कुलोटुंगा फर्स्ट राजा बनता है 1122 एडी तक। और उसके बाद में जो राजेंद्र कुलोटुंगा है, वो उसकी जो माँ थी वो चोल प्रिंसेस थी। देखो, चोला डायनेस्टी के साथ में चोला डायनेस्टी के राजा हैं और इनके बीच में झगड़ा होता है। और क्या बताया गया है कि चोल प्रिंसेस थी एंड हिज फादर वाज द रूलर ऑफ चालुक्य किंगडम। चालुक्य किंगडम की बेटी की शादी यहाँ होती है और वो राजेंद्र कुलोटुंगा की मदर है। आगे इसमें बताया गया है कि इन दिस वे कुलोटुंगा एस्टेब्लिश ए न्यू डायनेस्टी नेम चालुक्य चोला डायनेस्टी। ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स। देखो, कुलोटुंगा की जो माँ थी वो किनकी थी, चालुक्य, और चोला में वो क्या थी, शादी हो जाती है। और देखो, राजेंद्र कुलोटुंगा जो है ना, उसकी जो माँ थी ना, वो तो चोला की राजकुमारी थी, मतलब चोल वंश की बेटी थी। और जो इसका जो बाप है, जो इनके पिताजी हैं, वो चालुक्य किंगडम के राजा थे। और फिर ये दोनों से मिलकर के, मतलब चोला की माँ और चालुक्य वंश के पिता, दोनों से मिलकर के बेटा होता है राजेंद्र कुलोटुंगा। अब राजेंद्र कुलोटुंगा जब राजा बनता है तो एक नई डायनेस्टी शुरू हो जाती है, चालुक्य चोला डायनेस्टी, और वो लगभग 40 साल तक राज्य करता है। आगे इसमें चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। देखो, जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन उस समय में प्रशासन कैसा था, तो जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्राम पंचायतों के ऊपर आधारित था। जैसे उदाहरण के थ्रू हम देखते हैं, हमारा पूरा भारत है, हमारा पूरा भारत प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेट्स में बटा हुआ है। फिर स्टेट्स से हर स्टेट से किसमें बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में किसमें बटा हुआ है, तहसील में बटा हुआ है। तहसील के बाद में गांव में बटा हुआ है। उसी तरीके से चोल जो प्रशासन था वो भी कैसे था कि 6 प्रोविंसेज में बटा हुआ था सबसे पहले तो, जिनको किसके नाम से, मंडलम के नाम से जाना जाता था। और मंडलम के बाद में जो मंडलम के भी छोटे पार्ट थे। देखो, पूरा चोल डायनेस्टी उसमें 6 राज्य जिनको मंडलम के नाम से जाना जाता था। अब मंडलम जो था, हर एक मंडलम कोट्टम में बटा हुआ था, मतलब मंडलम की सब यूनिट क्या थी, कोट्टम। और कोट्टम की जो सब यूनिट थी उसको बोलते थे नाडु। नाडु वाज द सब यूनिट ऑफ कोट्टम, ग्राम एंड कुर्रम। ये इसमें बताया गया है। आगे इसमें बोला गया है कि जो नाडु की जो असेंबली थी उसको नट्टर एंड यूनिट्स ऑफ द टाउन हैव बीन कॉल्ड
नगरतर, मतलब वहां पे जो असेंबली हुआ करती थी ना, नाडू में जो असेंबली थी, मतलब लोगों की एक सभा होती होगी जो हर फैसले का, हर कोई भी परेशानी है उसका निर्णय करती होगी, उसको तो बोलते थे नट्टर। और जो टाउन्स में जो यूनिट है, टाउन्स में जो यूनिट है उसको बोलते थे नगरतर। आगे इसमें बोला गया है कि विलेज रिप्रेजेंटेटिव वर रेगुलरली अपॉइंटेड एवरी ईयर। एक साल में विलेज रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलरली मतलब एक साल के लिए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनको अपॉइंट किया जाता था। जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्रत्येक मंडलम क्या था, पूरा जो चोल डायनेस्टी थी वो 6 प्रोविंसेज में बटी हुई थी, और ये जो मंडलम थे ना, मतलब जो राज्य थे वो फुल्ली इंडिपेंडेंट थे, उनके ऊपर कोई भी सेंट्रल पावर नहीं थी उसको कंट्रोल करने के लिए। आगे इसमें बोला गया है कि लैंड रेवेन्यू का 1/6 पार्ट, मतलब लैंड से जो भी उनके राज्य में, चोल के राज्य में जो भी उपज आती थी जमीन से, उसका 1/6 भाग लगान के रूप में राजा को दिया जाता था, मतलब जिसको लगान, जिसको लैंड रेवेन्यू भी बोला जाता है। आगे इसमें बोला गया है, देखो ये लगान जो किसान है वो किस रूप में दे सकते थे, या तो अनाज दे दे सरकार, मतलब राज्य को, या फिर गोल्ड कॉइन्स के रूप में भी दे सकते थे। और ये जो गोल्ड कॉइन्स है, द गोल्ड कॉइन्स विच वर सर्कुलेटेड ड्यूरिंग द चोल पीरियड वर कॉल्ड काशू एंड इट्स वेट्स 16 आउंस। जो उस समय में चोल डायनेस्टी के समय में जो गोल्ड कॉइन यूज किए जाते थे उनको कासू बोला जाता था, और उनका 16 आउंस उनका वजन हुआ करता था। आगे इसमें बताया गया है कि चोल डायनेस्टी थी, उसके पास में लार्ज मिलिट्री पावर थी। इसके अलावा चोल किंग्स ऑल्सो पजेस्ड ए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, मतलब उनके पास में मिलिट्री पावर भी थी चोल डायनेस्टी के पास में, और नेवल फोर्स भी थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस है। अगर स्टेटमेंट आ जाता है केवल उनके पास मिलिट्री पावर थी, नो, दे ऑल्सो हैव नेवल फोर्स। देखो साउथ में बहुत सारी रोड्स और बहुत सारे इरिगेशन, मतलब सिंचाई के जो बहुत सारी स्कीम्स जो डेवलप की गई थी, शुरुआत की गई थी, उनमें चोल किंग्स का काफी बड़ा हाथ था। आगे इसमें चोल आर्ट के बारे में बताया गया है कि चोल वंश के समय में किस तरह की आर्ट थी। तो जो चोल वंश थे उन्होंने पल्लव वंश की जो स्टाइल थी, आर्किटेक्चर स्टाइल, उसी को प्रमोट किया था। और द्रविडियन आर्किटेक्चर जो स्टाइल है, वेरियस फीचर्स ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ चोलाज आर फॉलोज, मतलब चोल लोगों ने पल्लव की जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी उनको फॉलो किया, और द्रविडियन जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको भी फॉलो किया था। जिसमें क्या क्या फॉलो किया था, वर्गाकार विमांस बनाए थे, मंडप, गोपुरा और लार्ज हॉल अडोन्ड विद आर्टिस्टिक पिलर्स, ट्रेडिशनल लोयंस फॉर डेकोरेशन, मतलब जो द्रविडियन जो स्टाइल है उसकी काफ़ी चीज़ें उन्होंने फॉलो की थी, जैसे वर्गाकार विमांस बना दिए, मंडप बना दिए, गोपुर बना दिए, और बड़े बड़े हॉल बना दिए जिनके अंदर जो पिलर थे उनको आर्टिस्टिक रूप में सजाया गया था। ट्रेडिशनल लोयंस बना दिए सजावट के लिए, ब्रैकेट्स, जॉइंट पिलर्स बनाए थे। जो शिवा टेम्पल था, जिसको राज राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तंजौर में बनाया गया था राज राजा फर्स्ट के द्वारा। ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो मंदिर है कौन सी आर्किटेक्चर के इसमें प्रतिबंधित होता है, कौन सी आर्किटेक्चर के थ्रू इसको बनाया गया है, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर के थ्रू इसको बनाया गया था। साउथ इंडिया में जो कैनाल्स हैं, साउथ इंडिया में जो कैनाल का जो सिस्टम है, मतलब नहरों का जो सिस्टम है, उसकी शुरुआत वो किसने की थी, चोल वंश ने ही की थी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि साउथ में जो कैनाल्स का जो सिस्टम है वो किसने गिफ्ट किया था, जो चोल राजाओं ने इसको गिफ्ट किया था। आगे इसमें बोला गया है कि जो चिदम्बरम का टेम्पल्स और तंजौर के जो टेम्पल्स हैं वो क्या है, बेस्ट है। देखो बेस्ट है चोल टेम्पल्स में। जो नटराज की जो मूर्ति होती है, शिव की जो नटराज की मूर्ति होती है, वो चोल डायनेस्टी के समय में, चोल पीरियड के समय में सबसे अगर कुछ अच्छी चीज बनी है, बहुत ही अच्छी बिल्ट की गई है, और ये बेस्ट चीज है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये नटराज, स्टेच्यू ऑफ नटराज उस समय बनी थी। गोपुरम स्टाइल,
इस समय में जो सबसे अच्छी स्टाइल थी मंदिरों की वो गोपुरम स्टाइल थी। तो ये कौन से आर्किटेक्चर था, ये इसमें चोल वंश के समय में जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में डिस्कस किया गया है। लास्ट है सोसाइटी के बारे में, उस समय सोसाइटी कैसी थी। देखो जो चोल राजा थे वो भगवान शिव के पूजक थे, मतलब शैव धर्म को वो मानते थे। तो शैव धर्म क्या होता है, जो शिव के उपासक होते हैं वो शैव धर्म होता है। जो रिकॉर्ड्स में ये भी बताया गया है कि जो राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया करते थे, और जो विमेन्स थे, विमेन जो थी वो सोसाइटी में प्रॉपर्टी की ओनर्स हुआ करती थी, और दास और देवी दासी जो सिस्टम था वो काफी मौजूद था उस समय में, चोल वंश के समय में। तो ये हमने चैप्टर 1 का एक पार्ट डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।